अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप? खुश हैं, मजे में हैं, जिंदगी गुलजार है या बेजार है? चले सर, अब इब्तिदा करेंगे इंशाल्लाह। उसको पीछे दे देंगे। और आज की क्लास में सर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज की क्लास में मेरा बच्चा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप 5 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह अब तक जो पढ़ चुके थे उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। सर अब तक हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से मुझे बताते जाए। अब तक हमने पढ़ा था 5 स्टेप में पहला स्टेप कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसकी 5 कंडीशंस थी, एक भी कंडीशन मीट नहीं हुई तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर हमने अपने हिस्से का काम कर लिया है। सर फिर हम मजीद आगे बढ़े, शदीद आगे बढ़े, और हमने क्या पढ़ा जल्दी बताएं। हमने कहा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को हम आइडेंटिफाई करें, परफॉर्मेंस कब अलग होगी, कब जो है अलग नहीं होगी, मतलब कब एक से ज्यादा होगी, कब एक से ज्यादा नहीं होगी। जब हमने कहा जब बायर के लिए भी अलग अलग हो, सेलर के लिए, बायर भी उनसे अलग अलग बेनिफिट ले सकता हो, सेलर भी अलग अलग कर सकता हो। ट्रांजैक्शन प्राइस में 4 शरारतें थी। क्या शरारतें थी सर? नॉन कैश कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर, वेरिएबल कंसिडरेशन, और हमने कहा हमारे पास जो चौथी शरारत थी वो थी, नहीं प्रेजेंट वैल्यू नहीं थी सर, वेरिएबल कंसिडरेशन और सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। सही है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट पर हम आगे बढ़े। हमने पढ़ा था सर, सबके हमने शरारतें देख ली थी, फिर हमने आगे गए थे, हमने पढ़ा था एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। उसके अंदर हमने डिफरेंट केसेस देखे थे कि कब डिस्काउंट आइडियली सब पे एलोकेट होना चाहिए, लेकिन अगर किसी के बारे में खास हमें बता दे कि इसको डिस्काउंट सिर्फ इन 2 को मिलना चाहिए तो हम उसको देंगे। फिर हमने ये भी देखा था वेरिएबल कंसिडरेशन भी जरूरी नहीं है कि हर ऑब्लिगेशन पे एलोकेट हो, जैसे एफएफआर, गोल्ड मेडल, और मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी थी सही लेक्चर्स की। फिर हम आगे बढ़े और हमने सर कल की क्लास में पढ़ा था हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट। कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या होता है? कंडीशनल रिसीवेबल, कंडीशनल रिसीवेबल। फिर हमने पढ़ा था सर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। सर फिर हम मजीद आगे बढ़े थे, शदीद आगे बढ़े थे, और हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट टू ऑब्टेन। ऑब्टेन के अंदर हमने कल एक सवाल भी बहुत अच्छा देखा था कि नहीं देखा था? यस सर, बिल्कुल देखा था सर। फिर हम मजीद आगे बढ़े थे और क्या पढ़ा था मेरा प्यारा बच्चा? हमने पढ़ा था कि हमारे पास कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट, आज हम कॉस्ट करे जा रहे हैं, अभी हम उसको कस्टमर को चार्ज नहीं कर सकते। तो हमने कहा अगर अभी हम चार्ज नहीं कर सकते तो उसको हम किस लेजर में डालेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के लेजर में डालेंगे। नाम का ये कॉस्ट होता है, असल में ये क्या होता है? एसेट अकाउंट होता है। आज हम पढ़ेंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन। हमें स्टैंडर्ड प्यार से कहता है, किससे कहता है? प्यार से कहता है कि आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अब सर 2 चीजें हैं, एक हमने कहा ओवर टाइम है और एटा पॉइंट इन टाइम है। एटा पॉइंट इन टाइम। बचपन मतलब सर क्या, जब आप बचपन में थे, मतलब FAR 1 में थे, हम आपको एक बात कह दिए थे, यूजुअली ओवर टाइम किस में होता है? सर्विस के केस में, और पॉइंट इन टाइम गुड्स में। ये बचपन में समझाने के लिए आसान होता है, लेकिन अब आप बचपन में नहीं है, अब आप बड़े हो चुके हैं। अब हम इनकी डिटेल्स में जाएंगे क्योंकि सर अब डेविल लाइज इन दी डिटेल्स। खास तौर पे ये ओवर टाइम और ये चीजें जो है ना, बड़े गौर से सुनिएगा। ओवर टाइम का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, पॉइंट इन टाइम मतलब एक साथ। समझेंगे कि आपको रेवेन्यू कब ओवर टाइम रिकॉग्नाइज करना है और कब एट अ पॉइंट इन टाइम। पहले बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से आपको समझा दूं। मैं आपको जो एफएफआर की क्लासें पढ़ा रहा हूं, जो केएनएस आपको एफएफआर की जो है डिलीवरी कर रहा है, इसका रेवेन्यू केएनएस रिकॉग्नाइज करेगा ओवर जो क्लासें देते जाए। और एट अ पॉइंट इन टाइम का मतलब क्या होता है कि एक साथ मैंने आपको ये मार्कर बेच दिया, मैंने आपको ये मार्कर बेच दिया। अब जो ये मार्कर मैं आपको बेच रहा हूं, इसका रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करूंगा एट अ पॉइंट इन टाइम, जैसे ही मैंने आपको दे दिया, एक ही वक्त में, आहिस्ते आहिस्ते नहीं होगा। ये तो बिल्कुल थी बुनियादी और बेसिक बात। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसको
स्टैंडर्ड की जबान में, और इसके 3 पॉइंट्स है ओवर टाइम के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आए इनको हम पढ़ते हैं समरी से। ठीक है जी, आ जाए मेरा बच्चा, घबराएगा कोई भी नहीं, आसान चीजें, आप लोग तो वैसे ही जीते हैं और आप लोग ही तो जीते हैं, है ना सर? तो आप टेंशन ना लें सर, चीजें मुश्किल नहीं है, हम मुश्किल बना देते हैं। समरी आप सबके सामने होनी चाहिए, नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है सर, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को समरी जाहिर सी बात है सामने रखनी पड़ेगी। खुदारा मेरा प्यारा बच्चा, खुदारा खुदारा खुदारा, सब लोग बड़े अच्छे से करें। बहुत सारे बच्चे अभी से ही देखें, अभी तो फॉर्म शुरू हुई है और रिकॉर्डिंग पे भाग गए हैं ना सर। चलिए सर, समरी आप सबके सामने है, और समरी के अंदर देखें हमारे पास आ रहा है स्टेप 5। क्या आ रहा है? स्टेप 5 ऐसा ही है सर, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। सही है सर, जब हमने कहा आपका जो है व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, अब आप इसमें लिखा हुआ आ रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा पेज नंबर 3 पे, whether the performance obligation meet the criteria to be satisfied over time or not, to be satisfied over time or not। इसने कहा भैया देखो, एक क्राइटेरिया है कि जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आप ओवर टाइम, अब हमने कहा सर वो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इसके ऊपर आ रहा है, ऊपर देख लें, अगर आप देखें स्टेप 5 के नीचे ही आ रहा है, ये कह रहा है when control of the asset is transferred over time। कंट्रोल कब ओवर टाइम ट्रांसफर होगा? कंट्रोल is deemed to have transferred over time if any of the following is met। इनमें से एक भी चीज met हो गई तो ओवर टाइम है। अब ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। Customer simultaneously receives and consumes all of the benefits as the entity perform। कस्टमर को आहिस्ते आहिस्ते बेनिफिट मिल रहा है आपकी परफॉर्मेंस से। When another entity were to take over providing of remaining performance obligation to a customer, it would not have to substantially re-perform the work already completed by the initial provider। When another मतलब कोई और, अभी मैं आपको इस एग्जांपल दूंगा, entity were to take over providing of remaining performance to a customer, it would not have to substantially re-perform the work already completed by the initial provider। This criteria applies to service contracts when the customer consumes the benefits of the services as they are provided, for example cleaning services। सुनिएगा प्रैक्टिकल एग्जांपल। पहली चीज कह रहा है साइमल्टेनियस बेनिफिट मिलता जाए। क्या है? साइमल्टेनियस बेनिफिट। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं सर। आज हसन खनानी आपको पढ़ा रहे हैं, सही है, आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, सही है भाई। ऐसा हुआ कल कला को, अल्लाह ना करे, बट मेरा केएनएस की मैनेजमेंट के साथ हो गया डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, ये नहीं समझना कि सर वाकई में डिसएग्रीमेंट करने जाना है। मैंने कहा बाहर में जाए आप सब, अब मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलूंगा, एचके इंस्टीट्यूट, सही है। और मैंने केएनएस में मैंने जुलाई में छोड़ दिया, अब ये बैच चल रहा है दिसंबर तक, सपोज करो मैंने जुलाई में केएनएस छोड़ दिया और जून तक मैंने आपको करवा दिया था आईएफआरएस 15, कंसोलिडेशन, आईएफआरएस 9, ये 3 टॉपिक मैं आपको सपोज करने करा चुका था। अब केएनएस ने मेरी जगह किसी और टीचर को लेकर के आ गए, सही है सर। हमने कहा केएनएस सपोज करें मेरी जगह किसी और टीचर को लेकर आ गए, मिस्टर एक्सवाईजी। अब वो जो मिस्टर एक्सवाईजी को केएनएस लेकर के आया, उनको आईएफआरएस 15, कंसोलिडेशन और आईएफआरएस 9 आपको वापस नहीं करवाना है, उसका वो हसन खनानी पढ़ाकर जा चुके हैं। तो इसने कहा ये एक इंडिकेशन होता है कि कस्टमर को साइमल्टेनियसली बेनिफिट मिल रहा है कि जब नया कोई आए ना, या कंपनी उस कस्टमर के उसके साथ एग्रीमेंट खत्म करे, तो कस्टमर को जो पुराना काम हो चुका है उसको रीपरफॉर्म ना कराना पड़े, ये एक इंडिकेशन है किसकी? साइमल्टेनियस बेनिफिट की। केएनएस ने एक एग्रीमेंट किया किसी से कि भैया आप जो है हमें क्लीनिंग सर्विसेज दें,
उसने कहा ठीक है 1 साल के लिए एग्रीमेंट हो गया। 6 महीने बाद उस कंपनी का भाई हम तो आप क्लीनिंग सर्विसेज नहीं दे सकते। अब जो पिछले 6 महीने की क्लीनिंग सर्विसेज दी थी केएनएस ने उसका बेनिफिट ले लिया। अब नई वाले को तुम ये नहीं कहोगे चल भाई पिछले 6 महीने की सफाई भी तो कर। सही है सर। तो साइमल्टेनियस बेनिफिट का मतलब यही यूजुअली सर्विस में होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपने कहा कि बेनिफिट मिलता रहे। ऐसा ही है सर। आ जाए फिर अब मैं आगे बढ़ूंगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है भाई हमें, entities performance creates or enhances an asset controlled by the customer। एंटिटी की परफॉर्मेंस एक ऐसा एसेट एनहांस कर रही है जो कि कंट्रोल्ड बाय द कस्टमर है। पढ़ते हैं, where terms of the contract transfer control of the asset to the customer as the asset is being built। example control of work in progress, this asset may be tangible or intangible। अब सुनना भाई, मैंने एक जमीन ली, मैंने क्या ली, जमीन ली। अब देखो इस पॉइंट में और पहले पॉइंट में, पहले वाले पॉइंट में कस्टमर बेनिफिट ले रहा है, दूसरे वाले पॉइंट में कस्टमर इज कंट्रोलिंग एसेट, may not take benefit, may not take benefit। सही है सर। कस्टमर एक एसेट को कंट्रोल कर रहा है लेकिन बेनिफिट को जरूरी नहीं कि वो ले। मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर, मैंने एक जमीन ली, अब उस जमीन के ऊपर मेरी जमीन थी, मैंने आपको बुलाया और मैंने कहा बेटा तुम इसके ऊपर जो ना मुझे बिल्डिंग बनाओ। क्या करो, बिल्डिंग। अब आप उस पर बिल्डिंग बना रहे, बिल्डिंग बनी नहीं, अभी जो सिर्फ बुनियाद डली, आपने खड्डा किया नहीं चली, और ऊपर का एक ग्राउंड फ्लोर बन रहा है। उस टाइम पे मैं उससे कोई बेनिफिट नहीं ले सकता लेकिन कंट्रोल कर रहा हूं। अगले दिन में अगर आपको कहूं ना चलो भाई मैंने अगला बंदा पकड़ लिया कॉन्ट्रैक्टर, तुम अंदर भी नहीं आ सकते, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। तो इस केस में क्या हो रहा है, कस्टमर इज कंट्रोलिंग एसेट, मे नॉट टेक बेनिफिट। हो सकता है बेनिफिट ले भी ले, हो सकता है ना भी ले, बट मेन चीज क्या है, कंट्रोल कस्टमर के पास। एक और एग्जांपल दें, हमने कहा कि भाई केएनएस ने कहा कि हमें एक बहुत अच्छा पोर्टल, अब केएनएस अपने पोर्टल को माशाल्लाह और अपग्रेड करा और अपग्रेड के बाद वाकई में करे बहुत सारी चीजें, पर मैं एग्जांपल, केएनएस ने हम अपने पोर्टल को अपग्रेड कर रहे हैं। अब उन्होंने यार हम अपग्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन हमने डेवलपर को बुलाया, हमने कहा देखो भाई अपग्रेड तो करें लेकिन तुम काम अपनी प्रीमिसेस पे नहीं करोगे। ये लैपटॉप केएनएस का है, हाईफाई लैपटॉप है, तुम इसी लैपटॉप पे कोडिंग करोगे, कुछ भी करोगे, ये लैपटॉप केएनएस में ही रहेगा, ये लैपटॉप केएनएस में ही रहेगा, केएनएस से बाहर। अब जो केएनएस, जो सामने वाली पार्टी है, जो बंदा आकर डेवलपर है सर, वो काम तो कर रहा है लैपटॉप के ऊपर, लेकिन लैपटॉप किसके कंट्रोल में, केएनएस के। किसके, अब उस पार्टी के लिए कस्टमर केएनएस है और केएनएस लैपटॉप को कंट्रोल कर रहा है जिसके अंदर पोर्टल बन रहा है। अभी कोडिंग पूरी नहीं हुई, अभी केएनएस पोर्टल को अपग्रेड नहीं हुआ है, हो रहा है, केएनएस उससे बेनिफिट नहीं ले सकता, लेकिन ओवर टाइम रेवेन्यू रिकॉग्निशन की कंडीशन चल रही है। सही है सर, कि कस्टमर क्या कर रहा है, एसेट को कंट्रोल कर रहा है। क्या हम क्लियर है सर? पहली कंडीशन बेनिफिट भी लाजमी है, वो ले रहा हो साथ साथ। इसमें हमने कहा ना इसका निशानी क्या है कि अगर एक पार्टी चली जाए, अगर आप उसको सर्विसेज ना दो तो कस्टमर को पुरानी सर्विसेज किसी और से नहीं। मैंने एग्जांपल के तौर पे क्या कहा, कोशिश करो एग्जांपल्स लिखते जाओ कि एफएफआर हसन खानानी अगर आधे बैच में चले जाते हैं, केएनएस को किसी और से नहीं पढ़ाने पड़ेंगे वो टॉपिक। सही है। यहां पर जमीन आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी आप यूज नहीं कर सकते उस बिल्डिंग को, लेकिन आपका कंट्रोल है, कल कला को आप किसी को भी इसमें दाखिले से रोक सकते हो। दूसरी एग्जांपल किसकी दी, लैपटॉप की कोडिंग केएनएस में पढ़ा हुआ है। आर वी क्लियर सर? ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ मेरा बच्चा लिखते जाना है सबने। आए तीसरी चीज, अब तीसरे पॉइंट के अंदर क्या है, दो बातें। पहली बात, entity performance does not create an asset with an alternative use to the entity। और एंड के बाद दूसरा वाला जो बोल्ड पॉइंट है उसको, एंटिटी हैज एन एनफोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। अब आए सर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज करो इलॉन मस्क, जानते हो ना इलॉन मस्क कौन है? सही है, हमने कहा इलॉन मस्क, उसकी कभी बायोग्राफी पढ़ना, उसके जो है ना एक वो पागल आदमी है वो जो दुनिया में, क्योंकि सर वो मतलब सोच लेता है कि इम्पॉसिबल काम को करना है।
और कर भी देता है। सही है सर, इम्पॉसिबल काम को करने और वो कर भी देता है। इलोन मस्क आप हैं, आपने कहा इलोन मस्क और आपके पास कंपनी है आपकी स्पेस एक्स। सही है, अब आपने कहा आपको यूएस गवर्नमेंट ने, नासा ने भाई एक टास्क दिया। क्या टास्क दिया कि भाई इलॉन मस्क तुम हमें एक ऐसा कोई रॉकेट शॉकेट बना दो, सही है, कि जो ऊपर जाए और जो है अपना स्पेस पे जाए, सही है, और स्पेस में जा करके वहां पर भी जो है कुछ हम चाहते हैं कि इन्वायरमेंटल बेनिफिट की चीजें हो जाए, ताकि मतलब स्पेस में ही कुछ दरक वरक कुछ किस किस्म का माहौल हो जाए कि जमीन का टेम्परेचर क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। अब आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला, और अब आप एक ऐसी चीज बना रहे हैं, आप एक ऐसी चीज बना रहे हैं जो कि पहली कंडीशन मीट कर रही है। और पहली कंडीशन क्या है? entity's performance does not create an asset with an alternative use to the entity। इलॉन मस्क ने कहा भैया अब इस किस्म का जो रॉकेट है ना, ये मैं यूएस गवर्नमेंट नासा के लिए बना सकता हूँ, इसको कल कल को मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नहीं बेच सकता या किसी और को। एसेट की नेचर इतनी स्पेसिफिक है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर इसको विदाउट मॉडिफिकेशन यूज कर सकता है। अगर तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है लीजिस के अंदर हमने पढ़ा था ना स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ एसेट, ये उसी किस्म की चीज है कि आप किसी के लिए ऐसा एसेट बना रहे हो कि जिसको आप किसी और को नहीं दे सकते, जिसको आप किसी और को नहीं दे सकते। तो हमने अभी, मैं आपको इसकी थोड़ी देर में प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल। और मैंने केपीएमजी के उस पार्टनर को सैल्यूट किया था, मैंने कहा सर क्या पॉइंट आपने निकाले, सुनिएगा सर। हमने कहा कि पहली कंडीशन क्या है कि आप किसी के लिए कोई ऐसा एसेट बना रहे हैं जो कि उसके अलावा किसी और को आप नहीं बेच सकते। सही है सर। अब इलॉन भैया के एग्जांपल से दूसरी बात पढ़ते हैं। कह रहे हैं entity has an enforceable right to payment for परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीटेड टू डेट। और दूसरी बात है कि इलॉन मस्क भैया ने कहा स्पेस एक्स के पास ये भी राइट हो नासा से कि अब तक जितना भी काम हमने कर लिया है, जो जो हम काम कर रहे हैं उतनी उतनी पेमेंट नासा को हमें करनी है, उतनी उतनी पेमेंट नासा को हमें करनी है। ऐसा ना हो कि नासा बोले वाकई में तजुर्बा कामयाब होगा तो हम तुम्हें पेमेंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इलॉन मस्क ने कहा भाई मैं एक सैटेलाइट के ऊपर काम कर रहा हूं, मुझे नासा को क्या करना है, सैटेलाइट बनाकर देनी है। और वो जो सैटेलाइट या जो भी स्पेस शटल जिसमें जो आगे एनवायरमेंटल काम करेगी स्पेस के अंदर, और बोला उसके अंदर पहली चीज एसेट की नेचर ऐसी हो, काम की नेचर ऐसी हो कि इलॉन मस्क वो तुम किसी और को ना दे सको। दूसरी चीज, जो जो जितना काम तुमने कर लिया उतना तुम्हारा पेमेंट का राइट भी स्टैब्लिश हो गया हो। अब सुनिएगा, मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, पहले हम इसको लिख देते हैं। सही है, हमने कहा इसके अंदर दो बातें, स्पेशलाइज्ड एसेट कह लें सॉर्ट ऑफ, एंड राइट टू पेमेंट, राइट टू पेमेंट फॉर वर्क डन। अब मेरा प्यारा बच्चा सब की तवज्जो इधर आ, और बहुत ही ज्यादा गौर और शौर से तुम्हें सुनना है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देने जा रहा हूं, सही है। हाँ मतलब राइट टू रिसीव पेमेंट कर लो भाई, राइट टू रिसीव पेमेंट। सही है सर, मैं एक कंपनी में था, अब आप सुनिएगा, ये बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। मैं एक कंपनी में फाइनेंस को हेड कर रहा था कुछ टाइम के लिए। मैं ट्रेड कॉर्पोरेशन ग्रुप में था, लास्ट मेरी जॉब वहां पर थी, उनकी एक कंपनी थी लोड्स लिमिटेड। अब वहां पर होता क्या था, वो कंपनी होंडा को, टोयोटा को और सुजुकी को मफलर बना के देती है। मफलर बोले तो साइलेंसर। जितनी भी पाकिस्तान में गाड़ियां बनती ना तो साइलेंसर उस कंपनी के आते हैं। सही है सर। अब वो एज पर एग्रीमेंट होंडा उनको कहता है कि भैया ये सिविक 2021 मॉडल के हमें इतने साइलेंसर चाहिए हैं। सही है, वो कंपनी वो सिविक के साइलेंसर होंडा को ही बेचती है। एज पर एग्रीमेंट वो होंडा के अलावा किसी और को नहीं बेच सकती, इवन मार्केट में भी नहीं है। अगर मार्केट में भी सप्लाई करना होता है तो होंडा कहता है हम करेंगे, तुम नहीं करोगे, एज पर कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा ही है। अब ये वाला एग्रीमेंट था, ईयर एंड हो गया, पूरा ऑडिट फाइनल हो गया, हमने भी निकाल दिया सब कुछ ना, क्लाइंट ने भी अकाउंट हमने बना के दे दिए। ऑडिट पार्टनर का मुझे फोन आया और उसने मुझे बोला कि यार हसन तू IFRS 15 में कुछ मिस कर रहा है। मैंने कहा क्या?
तो उन्होंने बताया मुझे यार देख तुम्हारा जो होंडा के साथ एग्रीमेंट है, किसके साथ एग्रीमेंट है? होंडा के साथ एग्रीमेंट है। तुम मफलर बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? होंडा के लिए साइलेंसर। होंडा के अलावा एज पर एग्रीमेंट किसी और को तुम नहीं बेच सकते। उसने तुम्हें कहा है पूरे अगले 6 महीने में आप हमें 6000 साइलेंसर बना के दोगे, सपोज करो। तुम किसी और को नहीं बेच सकते। और अब तक तुमने कितने साइलेंसर बना लिए? मैंने कहा सर अब तक तो हमने बना लिए होंगे जितने उसने कहा था उसका 30% तो हम बना चुके होंगे, या 30% वर्क इन प्रोसेस के फेज में या इन्वेंट्री में पड़े हुए। उस पार्टनर ने इस पॉइंट की बेस पर कहा और बोला जितने तुमने बनाए तुम उसका राइट टू पेमेंट स्टैब्लिश। हमने कहा भाई हमने होंडा को कहा है कि ये साइलेंसर तो आपको हमारी इसकी डिलीवरी लेनी ही लेनी है, क्योंकि हम किसके लिए बना रहे हैं? आपके लिए बना रहे हैं। तो पार्टनर ने कहा कि बेटा ये ओवर टाइम का केस है। ये किसका केस है? ओवर टाइम का केस है। तुम उसको मुसलसल साइलेंसर दिए जा रहे हो और ओवर टाइम में भी किसका केस है? होंडा का। और आप यकीन माने उस साल उस कंपनी ने वो 30 साइलेंसर थे रेडी टू डिलीवरी कंडीशन में अवेलेबल थे, या कुछ हमने कहा कि वर्क इन प्रोसेस में भी थे, लेकिन स्पेशलाइज्ड नेचर के थे। होंडा के अलावा किसी और को करा कंपनी बेच सकती है, और बेचेगी भी तो प्रॉपर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। और राइट टू पेमेंट भी एज पर एस्टेब्लिश था कि जितना काम अब तक हो चुका है उसकी पेमेंट भी करनी है। तो ये थर्ड वाली कंडीशन मीट हुई और उस कंपनी ने उस साल उसके ऊपर रेवेन्यू बुक किया और पिछले साल के अकाउंट्स को भी रीस्टेट किया है। सेट पढ़ा हुआ है ना हमने। तो सर ये IFRS 15 की इस पॉइंट की मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताई। मैं मुझसे मिस हो गया ये पॉइंट। मैंने कहा भाई क्या है, डिलीवरी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं? उस पार्टनर ने मुझे साबित किया, उनका नाम था अमीन मलिक। उन्होंने मुझे साबित किया ये पॉइंट कि तुम भूल चुके हो। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हैं। हाँ नहीं किया भाई, हम तो इस चक्कर में थे, हम बना रहे हैं और हम डिलीवरी करेंगे तो हम एट अ पॉइंट इन टाइम, अभी जो अगला आ रहा है ना उसके चक्कर में थे। इन्होंने कहा नहीं नहीं भाई ये तो ओवर टाइम का केस है, स्पेशलाइज एसेट है और राइट टू रिसीव पेमेंट तुम्हारा क्या हो गया है? स्टेब्लिश है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। अब सर ये सब बात आप हमारे साथ शेयर क्यों कर रहे? तुम भी अगर किसी, अब ये पॉइंट ऐसा है ना, यकीन मानो मतलब मैंने बोला यार ये तो बात तो सही की, मुझे थोड़ी शर्म भी आई यार मैं टीचर हूँ, मुझसे पॉइंट कैसे मिस हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल चीज थी भाई, हो गई मिस। अभी आपके लिए आप किसी क्लाइंट पे जाओ और ये पॉइंट पकड़ लें, तभी जो कस्टमर के साथ एग्रीमेंट होता है ना बेटा उनको या सप्लायर्स के साथ जो एग्रीमेंट उनको पढ़ना होता है। अब हम एज अ कंपनी तो हम खुश हो गए, हम एज अ कंपनी तो हमने कहा इस साल का रेवेन्यू ज्यादा, लेकिन वही बात है पिछले साल का भी तो कम हुआ होगा, क्योंकि जब रीस्टेट किया होगा तो ओपनिंग में भी कुछ अमाउंट पड़ा हुआ होगा जो कि हमने इस साल रिकॉग्नाइज किया। होना कब चाहिए था? पिछले साल। लेकिन ओवरऑल कंपनी को फायदा, तो हमने कहा बढ़िया है, सही है, सही है। तो हमने कहा बढ़िया है, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है सर, ये चीज अगर आपने ऑडिट लाइफ में पकड़ ली ना किसी क्लाइंट में, आप दिखेगा फर्म में आपकी वाह वाह हो जाएगी, पार्टनर्स की नजर में, बाकी लोग कोशिश करें जब इस किस्म की कोई चीज हो ना तो ये इस किस्म की चीजें पहली दफा मैनेजर के सामने बताएं, सीनियर में जो ना जॉब इंचार्ज अपना क्रेडिट खा जाएगा। सही बोलेगा ये तो मैंने पकड़ा, इसको थोड़ी पता था। सही है सर। तो आए पढ़ते हैं, entity's performance does not create an asset with an alternative use to the entity and assessment requires judgment and consideration of all facts and circumstances। इसने कहा इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए कि एंटिटी की परफॉर्मेंस कोई नहीं करती, and as an asset does not have an alternative use if the entity cannot practically, बोला practically or contractually redirect the asset to another customer such as significant economic loss, that is through rework or reduced sale price, practical enforceable rights held by customer to prohibit redirect। अब जैसे इसमें तो होंडा ने कहता तो मैं मफलर किसी और को नहीं, सपोज करो अगर होंडा नहीं भी कहता ना तो कंपनी कहती यार आप मफलर को, सिविक के मफलर को मेहरान का मफलर बनाने में तो हमारी तो वाट लग जाएगी, इतना रिवर्क रिक्वायर होगा तो हम तो लॉस में चले जाएंगे। तो बोला जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही वो एसेट आप किसी और को नहीं दे सकते हो, प्रैक्टिकली भी हो सकता है कि आप नहीं दे सकते हो। फिर आगे आए, कह रहा है एंटिटी हैज एन इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। आज तक जो तुमने परफॉर्मेंस कंप्लीट कर ली उसका राइट टू पेमेंट हो। कंसीडर बोथ स्पेसिफिक कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड एनी एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशंस। सही है सर। फिर कहा एक्सेप्ट
ड्यू टू इट्स ओन फेलियर टू परफॉर्म एज प्रॉमिस। इसने कहा देखो तुम्हें देखना है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो, या आपने कहा पहले पॉइंट में कह रहा है कंसीडर स्पेसिफिक टर्म्स, या दूसरे हिसाब से लॉ के हिसाब से आप मांग सकते हो जितनी पेमेंट आपने काम कर ली है। दूसरे पॉइंट में कह रहा है एक्सेप्ट ड्यू टू इट्स ऑन फेलियर टू परफॉर्म एज प्रॉमिस्ड एन एंटिटी मस्ट बी एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन दैट अप्रोक्सीमेट द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड। इसने कहा ऐसा ना हो कि तुमने अपने हिस्से का काम ही नहीं किया। इलॉन मस्क ने कहा था स्पेस के लिए बनाऊंगा, लेकिन उसने कहा ये भी चीज है कि इलॉन भाई ने काम ही नहीं किया, वो तो नए फोन, जब जो फोन निकालने पीआई उसके चक्करों में लगे रहे। उस केस में हमने कहा ये दूसरा वाला क्राइटेरिया मीट नहीं होगा कि आपका राइट टू परफॉर्मेंस हो चुका है। एंड में कह रहा है प्रॉफिट मार्जिन डज नॉट नीड टू इक्वल द प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्टेड इफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज फुलफिल्ड और प्रॉमिस। इसको हम बाद में देखेंगे क्या चीज है, इस पॉइंट के ऊपर हम बाद में आएंगे। हमने कहा सर ये कंडीशंस किसकी है, रेवेन्यू ओवर टाइम की। फिर हमने कहा सर एक और हमारे पास आ जाता है रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम। अब सर एट अ पॉइंट इन टाइम क्या होता है मुझे बताओ, कि भाई हमने कहा रेवेन्यू तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन एक ही टाइम पर कर रहे हैं। कोई एग्जांपल याद है किसी को पॉइंट इन टाइम के, मुझे एग्जांपल्स बताओ। जिस दिन डिलीवर हुआ उस दिन आए सर, इसकी कुछ हम एग्जांपल्स, इसकी भी एग्जांपल्स पढ़ लेते मेरा बच्चा आ जाए। अब आप आ जाए जो है वेदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मस्ट मीट द क्राइटेरिया टू बी सेटिस्फाइड ओवर टाइम और नॉट। इसने कहा ओवर टाइम होगा, उसके अंदर तीन बातें। एट अ पॉइंट टाइम, नो पे पढ़ रहा हूं, नो रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम, कंसीडर फॉलोइंग इंडिकेटर्स इन इवैल्यूएटिंग द पॉइंट इन टाइम एट विच कंट्रोल ऑफ एसेट हैज ट्रांसफर्ड टू कस्टमर। पहली चीज, एंटिटी हैज ट्रांसफर्ड टाइटल टू दी एसेट। आपने कस्टमर के नाम पे जब एसेट ट्रांसफर कर टाइटल दे दिया, इसका मतलब है हो गया। आपने किसी को गाड़ी बेची और गाड़ी भी उसके नाम पे करवा दी। टाइटल टू दी एसेट भी सही है, सही है सर, अंग्रेजी की गलतियां ना निकाल भाई, आ जाए। एंटिटी हैज ट्रांसफर्ड फिजिकल पोजेशन ऑफ द एसेट। अब इसकी मुझे एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम लोग दे सकते हो, तुम लोग पढ़ चुके हो। आपने टाइटल तो नहीं दिया, फिजिकल पोजेशन दे दी। कौन सी? मैन्युफैक्चरर एंड डीलर लेसर, उसमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते थे हम। याद है एफआर 2 में मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते थे लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स और फेयर वैल्यू। क्यों करते थे? तुमने, हालांकि बैंक कभी भी तुम पे लीज पे गाड़ी देगा ना, तो बैंक कभी भी तुम्हें जो है ऑनरशिप और टाइटल ट्रांसफर नहीं करेगा आखिरी पेमेंट तक, लेकिन पोजीशन दे देगा तो बैंक अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा। सही है सर? हाँ, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। एंटिटी हैज अ प्रेजेंट राइट टू पेमेंट फॉर दी एसेट। हमने कहा एंटिटी का राइट टू पेमेंट एस्टेब्लिश हो चुका है। अगली चीज, एंटिटी हैज एक्सेप्टेड दी एसेट, और एंटिटी ने एसेट को एक्सेप्ट भी कर दिया है। सर मुझे बताएं अपनी जरा मेमोरी पे जोर डालकर, मेमोरी पे जोर डालकर मुझे मेरा सब बच्चा बताएगा। सही है सर? ये जो दो पॉइंट है ना, इनसे रिलेटेड एक एग्जांपल तुम एफआईआर 1 में पढ़ चुके हो, वो कौन सी है? मतलब डिलीवरी नहीं हुई है, राइट टू पेमेंट एस्टेब्लिश हो चुका है, और डिलीवरी नहीं हुई है, राइट टू पेमेंट एस्टेब्लिश हो चुका है, और तुमने कहा कस्टमर ने गुड्स एक्सेप्ट भी कर लिए। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट क्या, उसकी एग्जांपल यहां पर भी करेंगे। याद है किसी को? क्या थी भाई? मैं मशीन किसी को मंगा के बेच रहा हूं, उसके स्पेयर पार्ट्स भी देता हूं साथ में। सही है? अगले को मैंने कहा देख मशीन तो ले रहा है, स्पेयर पार्ट्स भी मंगवा ले, नहीं तो जर्मनी से स्पेयर पार्ट्स आएंगे, मशीन भी वहीं से आई है, आने में टाइम लगेगा, तेरा प्रोडक्शन रुक जाएगी अगर खराब हुई तो। उसने कहा मंगवा लो। उसने मुझे कहा मंगवा लो मशीन, तो मैंने उसको आज ही डिलीवर कर दी, लेकिन स्पेयर पार्ट्स भी मेरे पास अवेलेबल थे डिलीवरी के लिए। उसने कहा भाई तू रुक ले, तो स्पेयर पार्ट्स को अपने पास ही रख, मेरी कंपनी में जाएंगे इधर उधर हो जाएंगे, मेरे वर्कर जंगली जैसे तोड़ देंगे, ये करेंगे। उसने कहा कि तुम जो है स्पेयर पार्ट्स को अपने पास रखो, अभी मैं इनको एक्सेप्ट भी करता हूं, हाँ भाई स्पेयर पार्ट्स हैं, और मैं तुम्हें अभी इनकी पेमेंट भी कर देता हूं, लेकिन स्पेयर पार्ट्स की मुझे अभी डिलीवरी ना दो। तो हो सकता है डिलीवरी नहीं हुई हो, कस्टमर ने गुड्स को एक्सेप्ट भी कर लिया हो, और आपका राइट टू पेमेंट भी क्या हो गया हो, स्टेब्लिश हो चुका हो। तो इसके आगे चाहूंगा आप सब लिख लें बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। बिल एंड
होल्ड अरेंजमेंट सर, फिर अगली चीज पे आया, कस्टमर हैज द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ऑफ द एसेट। कस्टमर के पास रिस्क एंड रिवॉर्ड आ गए किसके? ओनरशिप ऑफ द एसेट के। तो एट अ पॉइंट इन टाइम समझ में आ गया, ओवर टाइम भी समझ में आ गया। ओवर टाइम की अकाउंटिंग कैसे करते हैं? अब भाई आप सर्विसेज आहिस्ते आहिस्ते दे रहे हैं या आप गुड्स दे रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, उसका रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो आए इसके बाद आ जाए इसी पेज पर, पेज वेदर द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट द क्राइटेरिया टू बी ओवर टाइम। यस में लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओवर टाइम, यस में आ रहा है रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, इसमें रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन अ वे that depicts the entity's performance in transferring control of goods or services to the customer. Method includes, methods में क्या चीजें शामिल हैं? आउटपुट मेथड और इनपुट मेथड। आउटपुट मेथड के साथ मैं चाहूंगा आप ऊपर लिख लें कि आउटपुट मेथड का मतलब है विद रिगार्ड टू वैल्यू टू द कस्टमर। आउटपुट मेथड के साथ आसान अल्फाज में लिख दें विद रिगार्ड टू वैल्यू टू द कस्टमर, और इनपुट मेथड के साथ लिख लें, इनपुट मेथड के साथ लिख लें with regards to work done by, with regards to work done by supplier, with regards to work done by supplier। अब मैं आपको इन दोनों के एग्जांपल दूंगा अपने से रिलेट करके। ये एफएफआर, अब सर एफएफआर में सपोज करें केएनएस जो है, उसने कहा मैं इनपुट मेथड भी इसके थ्रू भी इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आउटपुट भी। इनपुट का मतलब क्या है? केएनएस बोलेगा हमने कितना काम कर लिया उसके हिसाब से। आउटपुट का मतलब क्या है? आउटपुट का मतलब है केएनएस कह रहा है कस्टमर को हमने कितना कर दिया। फॉर एग्जांपल इनपुट मेथड की बात करें, हमने कहा भैया 400 मोटा मोटा घंटे का कोर्स है, सही है एफएफआर का। केएनएस कह रहा है आज की डेट तक सर आसान ने 50 घंटे पढ़ा लिए हैं, 50 को कर दें डिवाइडेड बाई 400, सही है। केएनएस यूं कर सकता है, केएनएस दूसरा तरीका भी कर सकता है। आसान साहब को हमें टोटल देने हैं 8 लाख एफएफआर को पढ़ाने के, आज की डेट तक हम आसान साहब को 1 लाख देख चुके हैं, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख कर लें। केएनएस इस तरीके से भी। इनपुट में क्या है? केएनएस देख रहा है अपने आप को, सप्लायर के कितना काम कर लिया। कह रहे हैं भैया 400 में से 50 पढ़ा दिए लेबर आवर्स, हमें कॉस्ट इतनी 8 लाख की इनकर करनी थी, हमने कितने की इनकर कर ली? 1 लाख की इनपुट्स। आउटपुट पे एग्जांपल एफएफआर में आउटपुट की एग्जांपल क्या होगी? वो भी इनपुट हो गया। वैल्यू टू दी कस्टमर, केएनएस ने कहा आसान साहब आप पढ़ाते तो जा रहे हैं, बच्चों को समझ कितना आ रहा है? बच्चों को केएनएस ने कहा आप मिड टर्म लेते हैं। सपोज करो हमारे 3 टॉपिक हो गए, आईएफआरएस 9, कंसोलिडेशन और आईएफआरएस 15। केएनएस ने कहा आओ हम मिड टर्म लेते हैं। मिड टर्म लिए, बच्चों ने कंसोलिडेशन और आईएफआरएस 9 कर लिया, आईएफआरएस 15 अच्छा नहीं किया। केएनएस ने कहा आसान साहब आपने कहने को तो 3 टॉपिक पढ़ा दिए, टोटल सपोज करें 15 में से बच्चों को समझ सिर्फ 2 आए, बच्चों को 15 तो समझ में ही नहीं आया, तो बच्चों को वैल्यू नहीं मिली 15 की, समझ रहे? तो केएनएस कहेगा हम अपना रेवेन्यू अभी 2 टॉपिक का रिकॉर्ड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 15, 3 अपॉन, हमने तो 3 टॉपिक पढ़ा दिए। इनपुट पे जाए तो 3 डिवाइडेड बाय 15 कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट पे जाएंगे तो कस्टमर को कितनी वैल्यू मिली उसके हिसाब से 2 डिवाइडेड बाय 15। तो आउटपुट पे हम क्या देखते हैं? वैल्यू टू दी कस्टमर। इनपुट में हमारी तरफ से हमने कितना काम कर दिया, कितनी कॉस्ट इनकर कर ली, कितने टॉपिक पढ़ा दिए, कितने घंटे लगा दिए, सही है सर? तो इनपुट अपने हिसाब से। अब मुझे तो प्रैक्टिकली क्या फॉलो होता है? इनपुट आउटपुट सर प्रैक्टिकली फॉलो होता है इनपुट, सही है। प्रैक्टिकली क्या फॉलो होता है? इनपुट, सही है सर। क्योंकि सर यही तो वजह आप देखे ना कितनी कंपनीज रिवैल्यूएशन कराती हैं, बहुत कम। क्यों भाई? रीवैल्यू करवाने की कॉस्ट है, उसके पीछे भागना, ये तमाम चीजें, कंपनी कहती है भाड़ में जाए, सही है। और कंपनी अगर रीवैल्यूएशन कराती भी ना तो अपने एसेट्स को रीवैल्यूएशन पे नहीं लाती। अब वो बोलती है भाई वन ऑफ करवाएंगे, बैंक से लोन चाहिए ना, बैंक को कहते हैं हम बुक्स पे रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग नहीं कर रहे, तो मैं एसेट्स को एक दफा रिपोर्ट बना के दे देते हैं रीवैल्यूएशन की, क्या है, सही है सर। तो प्रैक्टिकल बातें करेंगे आज। आप आउटपुट मेथड की एग्जांपल दिए, फॉर एग्जांपल आउटपुट मेथड सर्वेज ऑफ परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट, आज तक की भाई सर्वेज। हमने कहा एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट को अक्वायर किया,
कस्टमर ने और कॉन्ट्रैक्टर ने आपस में मिले, उसने बता दिया भाई बिल्डिंग इतने % कंप्लीट है, उसके हिसाब से रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर कह रहा है अप्रेजल ऑफ रिजल्ट्स अचीव्ड। सही है सर, भाई अप्रेजल आपने जो जो काम कर दिया, वही बात केनेस एक तरह से जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये अप्रेजल वाली एग्जांपल थी, रिजल्ट अचीव्ड। आपने पढ़ा तो 3 दिए सर, बच्चों को कितने समझ में आए? आगे आया माइलस्टोन रीच। ये क्या मतलब होता है सर? माइलस्टोन डिसाइड कर देता है कस्टमर कि भाई बिल्डिंग जो है ना मेरी इतनी, फर्स्ट फ्लोर बनेगा तो आपका पहला माइलस्टोन अचीव हो गया। कस्टमर कह रहे हैं 3 फ्लोर बन गए तो आपका दूसरा माइलस्टोन अचीव हो गया वो। और हमने कहा यूनिट्स प्रोड्यूस या डिलीवर्ड, वही वाला जो अभी मैंने आपको बताया, सही, कितने प्रोड्यूस हो गए, कितने डिलीवर्ड हो गए, कस्टमर को क्या वैल्यू मिली। इनपुट में रिसोर्सेस कंज्यूम, जैसे लेबर आवर्स, कॉस्ट इनकर्ड, टाइम लैप्स्ड, मशीन आवर्स। तो हमने कहा 2 मेथड होते हैं, इनपुट मेथड और आउटपुट मेथड। क्या हम यहां तक क्लियर है? तो कहते हैं सीसी ऑनलाइन वाले बच्चों। तो अब हम आ जाएंगे सवालात की तरफ, क्योंकि सर सवालात करना जरूरी है। सर एक एक एग्जांपल में बार बार रिपीट कर रहा हूं, लिखो, क्योंकि सर वजह क्या है, एग्जांपल लिखोगे ना। चलिए मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत दफा क्लास के रजिस्टर से हेल्प ली है कि भाई फलानी चीज समझ में नहीं आ रही, अब याद भी नहीं आ रहा, क्लास का रजिस्टर उठाया और उससे देख लिया कि यार इसके ऊपर क्या एग्जांपल थी। इतना टाइम यूजुअली खैर आगे जाके नहीं होता है, बट अगर कभी बहुत ज्यादा आपकी क्रूशियल जॉब हो जाए, जान पे बनाए, तो आपको ये सब काम करने होते हैं। याद रखें सर, जितनी अच्छी आपकी इसकी ग्रिप होगी ना, उतने अच्छे आप ऑडिटर बनेंगे। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं सवालात। अब सर अगला जो सवाल है वो सवाल नहीं कमाल है, कमाल नहीं बेमिसाल है। सही है सर, बढ़ जाऊं क्या आगे? ये कॉपी तो किया हुआ है ना तुम लोगों ने, नहीं किया? सारी बातें लिखी हुई तो है नहीं? सर जल्दी से 1 मिनट में कॉपी कर लो, 1 मिनट ओनली। बढ़ जाऊं क्या आगे? बेटा अभी रुक जाए चंदा, हमने एंट्री अभी बनाई नहीं, बनाएंगे एंट्री, ओवर टाइम की एंट्री, टेंशन ना लें। एक बच्चे का सवाल अगर केएनएस रेवेन्यू के हिसाब से करे विद रिस्पेक्ट टू फीस रिसीव बाय देम, तो वो इनपुट हुआ ना? नहीं सर, रेवेन्यू के हिसाब से केएनएस कर नहीं सकता। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कभी भी पेमेंट के ऊपर क्यों डिपेंड नहीं करती है कि पेमेंट कितनी आ गई। सही है, अगर एडवांस में मिलेगी तो हमने कहा वो आ जाएगा आपका। चलिए अजान भी खत्म हो जाए। चलिए सर अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, रेवेन्यू ओवर टाइम वर्सेस एट द पॉइंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ने जा रहा हूं मेरा बच्चा, टेक्निकल क्वेश्चन है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसको लास्ट डे रिवीजन भी लिख लें। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अच्छा सवाल है, मतलब आपको लास्ट डे में पेपर में पढ़ सकता है। वैसे तो FR2 में भी हम इसकी एक तरह से फॉर्म कर चुके थे, बट यहाँ पे बहुत अच्छे से करेंगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, रेवेन्यू ओवर टाइम वर्सेस एट द पॉइंट इन टाइम, सफा नंबर 20।
Reconstruct property developer builds a residential complex consisting of 50 apartments. Apartments have a similar size and proportions, however they can be customized on client's need. हमने कहा अपार्टमेंट का साइज सिमिलर है, सही है भाई, सारे अपार्टमेंट्स हमने कहा 1500 स्क्वायर फीट के, लेकिन कस्टमर के नीड पे, एक कस्टमर कह रहा है मुझे एक ही आप रूम बना दे, स्टूडियो कर दें, एक कह रहा है मुझे 3 कमरे बनाए, एक कह रहा है मुझे 2 कमरे बना के दे, सही है भाई। Reconstruct enters into two contracts with two different clients, A and B. Both clients want to buy almost identical apartments and agree that total price of rupees 100 lakh per apartment. दो लोगों ने A और B ने किया और बोला एक। The payment schedule is as follows. Upon the signature of a contract, payment के बारे में बता रहा है, B नहीं बता रहा टर्म्स क्या है। Client pays deposit of rupees 10,000 each. साइनिंग के टाइम पे क्लाइंट कितनी डिपॉजिट दे रहा है? 10,000। माइलस्टोन 1 year prior planned completion, Reconstruct will deliver progress reports to clients and clients needs to pay rupees 50,000 each. हमने कहा पहले साल के एंड पे पेमेंट क्या होगी, पेमेंट स्केड्यूल हमने कहा 50,000। कंप्लीशन, upon the completion of construction the legal ownership to the apartment is transferred to the clients and they pay the remaining amount of rupees 40,000. Assumed period of construction is 2 years from the date of contract. Reconstruct has the right to retain the payments from any client in the situation when that client defaults on the contract before its completion. क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? उसने कहा अगर वो डिफॉल्ट करता है तो हम उसके पैसे रख सकते हैं। सर ये जो बोर्ड पे मैंने दूसरी कंडीशन लिखी है, क्या ये और ये बात सेम है? राइट टू पेमेंट फॉर वर्क डन, या पेमेंट हम रख सकते हैं डिफॉल्ट करता है तो? नहीं सर, एक केस में है, एक केस में है कि अब तक हमने जितना काम कर लिया उतनी पेमेंट का हमारा हक हो जाए। दूसरे केस में कह रहा है अब तक जो पेमेंट मिल गई है उसको हम रख लेंगे। दोनों में फर्क है, आप यूं समझें FFR है, आपने 2 इंस्टॉलमेंट में फीस दी 10-10 हजार, केजेस ने कहा आपने अभी 10,000 दे दी, अगली फीस आपको जो है फरवरी के अंदर अगली इंस्टॉलमेंट दे कर 10,000 की। और अगर आपने फरवरी में अगली इंस्टॉलमेंट आपने कहा सपोज किसी भी वजह से आपने कहा मैं FFR कंटिन्यू नहीं करना, केजेस ने कहा जो आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी होगी ना हम उसको अब आपको वापस नहीं देंगे। ये इस चीज की एग्जाम्पल है जो हम सवाल में कर रहे हैं। दूसरा केस क्या है, केनिस ने कहा कि भाई आपने अभी जो है हमसे क्लासे ले रहे हैं, आपने कहा मैं पूरी फीस पे करूंगा सपोज करो फरवरी में, तो केनिस ने कहा हमारा राइट है फरवरी तक अगर आप जाके छोड़ते भी हैं कुछ भी करते हैं, फरवरी तक जितना हमने आपको पढ़ा लिया हम उतनी पेमेंट आपसे ले लें। तो ये दोनों अलग अलग बातें। पहले में हम कह रहे हैं पेमेंट जो मिल गई है अगर तुम डिफॉल्ट करते हो तो वापस कुछ नहीं देंगे। दूसरे में कह रहे हैं अब तक जो काम कर चुका है जो यहाँ पर लिखा है उसकी पेमेंट आप हमें करेंगे। ये बात आपको समझाना जरूरी थी इस सवाल में, क्योंकि यहाँ पर एक चीज एट अ पॉइंट इन टाइम होगी, दूसरा क्या होगा ओवर टाइम। द कॉन्ट्रैक्ट्स विद क्लाइंट्स A and B आर नॉट आइडेंटिकल। फर्दर कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स स्पेसिफाई दैट कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों के सेम नहीं है। क्यों नहीं है? No other specific term in the contracts with client A. क्लाइंट A के साथ हमने कहा कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है। क्लाइंट B के साथ आता हूं। The contract with client B specifies that Reconstruct cannot transfer or direct the apartment to another client, and in return the client B cannot terminate the contract. अब contract B के अंदर वो कह रहा है मेरा वाला अपार्टमेंट तुम किसी और को नहीं दोगे, और हम कह रहे हैं तुम टर्मिनेट नहीं करोगे। सही है। If the client B defaults on the contract before its completion, Reconstruct has the right for all contractual price if Reconstruct decides to complete the contract. क्या मतलब? कह रहा है कि अगर क्लाइंट भी कहता है कहीं डिफॉल्ट कर रहा है तो ये कह रहा है अब तक Reconstruct के पास राइट होगा तमाम कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस का, अगर वो पूरा करता है क्लाइंट बी को वो अदालत भी लेके जा सकता है। अगर क्लाइंट बी कह रहा है बीच में भाई मैं नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे सकता, रिकंस्ट्रक्ट करेगा कॉन्ट्रैक्ट क्या था हमारा, तुम टर्मिनेट नहीं करोगे, अब हम पूरा करेंगे अपार्टमेंट और तुम्हें हमें सारे पैसे देने पड़ेंगे अब तक जो हमने कर लिया है। कंप्लीट होना मतलब कंप्लीट होने पे
Total assumed cost of construction is rupees 80,000, thereof rupees 35,000 in the first year of construction and 45 in the second year of construction. आगे लिख लें, इसके आगे नोट कर लें. Cost based input method is followed. Cost based input method is followed. Cost based input method follow किया जाता है. अब आपको क्या करना है इस सवाल में मेरा बच्चा? अब आपने एक काम करना है. क्या काम करना है? आपने इस सवाल को फिर से पढ़ना है पूरा और मुझे बताएंगे दोनों क्लाइंट ए बी और क्लाइंट बी हाउ एंड व्हेन एंड हाउ शुड रिकंस्ट्रक्ट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ए एंड बी. आपने मुझे बताना है इस पूरे सवाल को पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट ए में कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा और कॉन्ट्रैक्ट बी में. सिंपल अल्फाज में, क्या दोनों ओवर टाइम वाले केस है, क्या एक ओवर टाइम वाला केस है, क्या दोनों पॉइंट इन टाइम वाले केस है, क्या एक पॉइंट इन टाइम वाला केस है. ये कंडीशंस को देखते हुए यहाँ पे आपकी हेल्प कौन करेगा? ओवर टाइम की ये तीन कंडीशंस, साइमल्टेनियस बेनिफिट, कंट्रोलिंग और स्पेशलाइज्ड. अच्छे से पढ़ेंगे, गलती से नहीं डरेंगे, ना पहली गलती और ना ही आखिरी. दो केस को अच्छे से पढ़ना है और मुझे बताना है कॉन्ट्रैक्ट ए और बी में से क्या दोनों ओवर टाइम के हैं, क्या एक पॉइंट इन टाइम का है, दूसरा ओवर टाइम का है, या हमने कहा दोनों पॉइंट इन टाइम के. सब्र करो. सोचे सोचे पूछे अपने आप से. जजमेंटल आईएएस है, यह आपको बताएगा कि आप प्रैक्टिकली कितने जजमेंटल साबित अच्छे हो सकते हैं. ओवर टाइम की कंडीशंस बात कह रहा हूं, यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे कि आपको देखना है दोनों में से क्या तीनों में से कोई एक बात भी फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही. अगर एक बात भी फुलफिल हो गई ओवर टाइम, एक भी बात फुलफिल नहीं हुई पॉइंट इन टाइम. बेटा सोचे दोनों का, मुझे बताना है कॉन्ट्रैक्ट ए बी और कॉन्ट्रैक्ट बी बी. पढ़ लिया? चलिए जी, पहले ऑनलाइन वाले बच्चों, पहले आप लोग बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ए ओवर टाइम है या पॉइंट इन टाइम है. एक आंसर आ चुका है ऑनलाइन वाले बच्चों में से, बाकी लोग भी. जी बेटा बिल्कुल फॉल करता है साउथ, टर्मिनेट नहीं करते तो भी. कॉन्ट्रैक्ट ए कितने लोग कह रहे हैं पॉइंट इन टाइम है? ए पॉइंट इन टाइम वाले कितने लोग करें कॉन्ट्रैक्ट ए इज पॉइंट इन टाइम? फिजिकल में से एक आदमी कह रहा है नहीं है, पॉइंट इन टाइम नहीं है. ऑनलाइन में से फिलहाल अब तक 5 आदमी कह रहे हैं पॉइंट इन टाइम. सर कॉन्ट्रैक्ट ए पॉइंट इन टाइम है, क्यों? ओवर टाइम की 3 कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन साइमल्टेनियस बेनिफिट, क्या अपार्टमेंट जब तक नहीं बनता, आहिस्ते आहिस्ते अभी बन रहा है, ये जाके उसमें रह सकते हैं? हमने कहा नहीं, साइमल्टेनियस बेनिफिट तो नहीं है. बी, क्या एक कंट्रोल करता है अपार्टमेंट को? अभी नहीं, कंट्रोल भी नहीं कर रहा. सी, सर क्या वो जो 2 कंडीशंस पूरी होती हैं एक एक केस में? क्या थी पहली कंडीशन? स्पेशलाइज हो. दूसरी कंडीशन हमने कहा मतलब स्पेशलाइज हो या ऐसा हो कि आप एंटिटी कोई और किसी और को नहीं दे सकते. अगर भाई ये डिफॉल्ट करता है, ये का कोई मसला होता है तो एंटिटी किसी और को दे सकती है. ये बोलेगा चलो भाई जो मैंने पैसे हैं वो तुम रख लो, लेकिन किसी और को तुम दे सकते हो. और वहां पर ये केस भी नहीं है कि राइट टू रिसीव पेमेंट. वहां पर केस क्या था? अब जो पैसे दे दिए वो मैं रख लूंगा. ये नहीं था कि मुझे जितना हो सकता है उसने मुझे पैसे दिए 40,000,
उसने मुझे पैसे कितने दिए, 40,000, और मैंने काम 60,000 का कर दिया, तो मैं उससे 60,000 नहीं मांग सकता, उसके जो 40,000 है वो रख सकता हूँ। एक एक केस में अपार्टमेंट को पूरा करूंगा और किसी और को बेच दूंगा, सही है। तो ए तो हमने कहा ए हमारे पास है पॉइंट इन टाइम, उसमें ओवर टाइम की एक भी कंडीशन मीट नहीं हो रही। बी पे आता हूं सर, बी में पहली कंडीशन साइमल्टेनियस बेनिफिट, नो। दूसरी कंडीशन हमने कहा कंट्रोल नहीं। तीसरी कंडीशन यस। क्यों सर तीसरी क्यों यस? उसने कहा भैया तीसरी कंडीशन में कह रहा है, क्या कह रहा है ये शख्स हमसे, ये कह रहा है भैया contract with client be specified that Arika cannot transfer or direct the apartment to another client। तुम किसी और को दे ही नहीं, ऑल्टरनेटिव यूज ही तुम्हारे पास नहीं है, एंटिटी एज पर कॉन्ट्रैक्ट। एंड इन रिटर्न द क्लाइंट बी कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट नहीं कर सकते, मतलब जितना काम हमने कर लिया है वो करेंगे और पूरा भी करेंगे और तुमसे पैसे लेंगे। तो जो काम, तो हमने कहा इफ द क्लाइंट बी डिफॉल्ट्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इट्स कंप्लीशन, आरई रिकंस्ट्रक्ट हैज द राइट फॉर ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस इफ आरई रिकंस्ट्रक्ट डिसाइड्स टू कंप्लीट दी। हमने अपना हिस्से का काम कर लिया, हम तुमसे पूरे पैसे ले लेंगे, शराफत से नहीं दोगे तो अदालत में जाके लेंगे, सही है सर। तो हमने कहा यहां पर राइट टू पेमेंट भी है और एंटिटी के किसी और यूज का भी नहीं है, सही है सर। इसने कहा ना कि आप किसी और ऑल्टरनेटिव काम पे भी नहीं लगा सकते, तो ये बात इसने हमें बी के केस में बताई घुमा फिरा के, और ए के केस में बता दी आसान अल्फाज में, ऐसा ही है। अब हम बनाएंगे एंटिटीज। हमने कहा अब हम बनाएंगे एंटिटीज। सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया, जरा पेमेंट वाली बात को एक दफा फिर से पढ़ लें ताकि हम इसके एंट्रीज बनाना शुरू कर दें। पहले बनाएंगे इसके अंदर वैसे तो हाँ जी जी, हमने कहा अब हम बनाएंगे एंट्रीज। कॉन्ट्रैक्ट ए, लेकिन इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट नेम भी मतलब स्टार्ट पेमेंट का नहीं मिलेगा, इतना काम होता है हम तो ये करेगा पूरा हो जाएगा तब पेमेंट पूरी, तभी तो करें, हमारा पेमेंट पे राइट भी नहीं है ना, जब पूरा होगा तभी मिलेगी, सही है। तो हमने कहा टर्मिनेबल नहीं है, लेकिन अगला बंदा हमें मतलब अगर हम बीच में छोड़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा, मतलब कुछ को वो अदालत में नॉर्मल केस में शायद जा सकता हूँ, सही है। तुम ये कह रहे हो अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, हमने कहा यहाँ पर हम देख रहे हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर कॉन्ट्रैक्ट ए पे में आ जा, सबकी तवज्जो इधर, फिर इसको इसकी एंट्रीज के बाद नमाज ब्रेक लेंगे। हमने कहा ईयर जीरो, इधर देख लो हीरो, हमने कहा ईयर जीरो, आज आपको पैसे मिल गए, ऐसा ही 1 लाख का टोटल कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा अब इधर पहले ये भी देख लो कि हमने कहा इसमें अगर मैं आपको बता दूं कॉपी कोई नहीं करेगा, प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा, एक हमने कहा 20,000 का प्रॉफिट, वो कैसे सर, 1 लाख का रेवेन्यू होगा हमारा और 80,000 की कॉस्ट। अब ये 20,000 2 साल में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर 2 साल में जो कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, पॉइंट इन टाइम, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तभी ही रिकॉग्नाइज होगा, सही है। पॉइंट इन टाइम जब अपार्टमेंट हम उसको डिलीवर करेंगे, फिजिकल पोजेशन देंगे, उसी केस में होगा, तो ये पॉइंट इन टाइम है। अब इधर देख ले, मैं आ गया ईयर जीरो में, किस में आया, ईयर जीरो, पैसे मिल गए मुझे, आज एंट्री बनाई, सूदी इदारा डेबिट, एडवांस मिला है, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कितने में, 10,000, मानते हो। अब इधर आना, हमने कहा मैं ईयर 1 पे आता हूं, किस पे आता हूं, ईयर 1। अब ईयर 1 पे आते हुए मैंने कहा मैं निकालूंगा पहले ईयर 1 की स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन किस बेसिस पर निकालना है, इनपुट में कॉस्ट बेसिस पर, तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट बेसिस पर कैसे निकलेगी, फॉर्मूला भी देख लें कोई भी हो, कॉस्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा ही है। हमने कहा कॉस्ट टू डेट कितनी है, 35,000 डिवाइडेड बाय इनटू 43.75%।
अब सर इतना परसेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, और जितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है उतने परसेंट ही आपने रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज करना है और उतने ही परसेंट कॉस्ट भी रिकॉग्नाइज करनी है। सही है सर? जितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है उतने परसेंट ही रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज करना है, उतने परसेंट ही कॉस्ट भी। अब आए यार, हाँ तो ओ रेवेन्यू क्या कह रहा हूँ, सॉरी, हाँ अब आपने कहा जितना मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है उतने परसेंट ही मुझे चीजें करनी है। अच्छा अब हमने कहा सॉरी ये स्टेज हम उस पे आएंगे, ये इस केस में यार ये वर्किंग हम करेंगे 2 में, जिसके अंदर हमारा हो गया ईयर 1 में, तो हम इसको ट्रांसफर किस पे करने हैं, पॉइंट एंड टाइम पे। जब हमने कहा डिलीवरी करेंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे, हमने कहा ईयर 1 में बैंक डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 10,000 से आगे बढ़ा। ईयर 1 पे मैं आया, ईयर 1 पे सर मैं क्या करूंगा, उसने मुझे पैसे दिए बैंक डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट कितने से, 50,000। सर ये वर्किंग में करूंगा किसमें, दूसरे वाले केस में। क्या हम यहां तक क्लियर है? अभी हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट में क्यों, क्योंकि क्या है, पॉइंट इन टाइम है, पॉइंट इन टाइम है। जब पॉइंट इन टाइम है तो जब डिलीवरी करेंगे तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ईयर 0 में बैंक डेबिट कॉन्ट्रैक्ट, ईयर 1 में मजीद पैसे दिए। अब मुझे बताओ, सब बताएंगे ऑनलाइन वाले भी फिजिकल वाले भी, सर मैंने 35,000 तो ईयर 1 पे खर्च कर दिए ना। सवाल के लिहाज से देखो आखिरी लाइन में क्या कह रहा है, तुमने कितने खर्च कर दिए, तो सर वो जो 35,000 खर्च किया उसकी क्या एंट्री बनाऊंगा, जो 35,000 मैंने खर्च किया उसकी क्या एंट्री बनाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होता है, तुमने आज खर्च कर दिए, कस्टमर को चार्ज करोगे फ्यूचर में, है ना सर, कॉस्ट टू फुलफिल ऑब्लिगेशन। एंट्री बनेगी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट बैंक क्रेडिट, कितने से, 35,000। ये हम अभी कॉन्ट्रैक्ट ए पे ही चल रहे हैं, सबकी तवज्जो इधर। अब आ गए ईयर 2 में, किस में आ गए, अब हमने पूरा भी कर लिया, उसको डिलीवर भी कर दिया, पूरा भी कर लिया, और मतलब अब हमें ₹1,00,000 का रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर लेना है, 80,000 की कॉस्ट भी रिकॉर्ड कर लेनी है। क्या एंट्री बनाऊंगा, मैंने कहा सर एंट्री बनेगी रिसीवेबल डेबिट कितने से, 60,000। पिछले साल जो तुम्हें एडवांस मिला था 10,000 और 50,000, उससे क्या डेबिट करोगे, सॉरी यार ये रिसीवेबल 40,000 जो रिमेनिंग था, ये तुम्हारा 60,000 की हो गई कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, और रेवेन्यू कितने से हो गया, 1,00,000। सही है सर? हमने कहा टोटल रेवेन्यू 1,00,000 का था, एडवांस कितना मिल गया, 60 मिल चुका था, 10 साइनिंग पे, 50 पहले साल के एंड पे, और जो रिमेनिंग बचा उसको मैंने कहा डाल दिया रिसीवेबल में पहले साल के एंड पे। जब अब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिकॉर्ड होगी ना, जब रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है तो बिल्कुल होगी। अब हमने कहा सर टोटल कॉस्ट कितनी लगनी थी, 80,000। अब हमने कहा सर हम ईयर 2 पे एंट्री बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्रेडिट, और हमने कहा बैंक पेबल क्रेडिट। टोटल 80,000 से पिछले साल हम कितनी इनकर करके एसेट बना चुके थे, 35,000। तो इस साल कितनी बनेगी, 45,000। ठीक है सर, क्विकली रिकैप करा दूं, पॉइंट इन टाइम था तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जब तक पोजीशन ना देते। सही है, पहले साल पैसे मिले, क्या मिले, बैंक डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। दूसरे साल ईयर 0 पे पैसे मिले, ईयर 1 के एंड पे 50,000 और मिल गए, अभी हमने कहा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, जो खर्चा किया उसको एसेट अकाउंट में डाला कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के नाम से। सही है सर? कल हम पढ़ चुके हैं ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, याद है ना सर? फिर हमने पढ़ा ईयर 2 में अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो, टोटल 1,00,000 का 60,000 एडवांस में पड़े, उसको डेबिट मारो, लायबिलिटी को खत्म करो, बाकी अमाउंट को क्या आ गया, रिसीवेबल। अलग अलग एंट्रीज भी आप बना सकते हैं इसकी। सही है सर? इसकी क्या आप अलग अलग एंट्रीज भी बना सकते हैं, बट एक बनाए कोई मसला नहीं है। सही है सर? फिर हमने कहा आप बनाएंगे 60,000 से डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट और रिसीवेबल 40,000। फिर हम आगे हमने कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसकी भी अलग अलग एंट्री बना सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह आप पहले इसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बना दें पूरे को,
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट बैंक क्रेडिट, फिर एक एंट्री बनानी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्रेडिट, सही है, पूरे 80,000 से। और आप चाहे तो एक एंट्री भी बना सकते हैं। क्या एक एंट्री है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। मैं कह रहा हूं आप इसकी देखो, कुछ लोग 2 एंट्रीज बनाते हैं, बोलते हैं पहले हम जो अगले साल की भी जो कॉस्ट है ना उसको भी डालेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अकाउंट में, सही है, और फिर एक साथ एंट्री बनाएंगे पूरे 80,000 से कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्रेडिट। लेकिन आपको याद रखना है पेपर में आपके पास टाइम क्या है? कम। तो जहां पर कंपाउंड एंट्री बना सकते हो कंपाउंड एंट्री बना देना। सर ये कौन सा केस हो गया? केस ए, ऐसा ही है। चले सर एक काम ये करें, आप लोग ये केस ए भी कॉपी करें, नमाज का भी टाइम हो रहा है, हम नमाज का ब्रेक लेंगे 15 मिनट का और फिर करेंगे केस बी। चले सर आज एक सवाल है सर, ईयर 1 के एंड में देखिए सर, ये जो 35,000 है ना, अभी हमने कहा हम कस्टमर को चार्ज नहीं कर सकते, बट हमने तो कॉस्ट इनकर कर ली ना। कस्टमर तो कह रहा है अपार्टमेंट पूरा होगा तो ही आपको भाई मतलब रेवेन्यू का आईएएस कह रहा है, आप उसको जब फिजिकल डिलीवरी दे देंगे तभी आपका पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। लेकिन आपने जो पहले साल कॉस्ट इनकर कर ली उसका क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ठीक है, आ जाए सर आगे बढ़ेंगे। अब हम आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट बी की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट बी की तरफ सर, कॉन्ट्रैक्ट बी में भी प्रॉफिट तो इतना ही रहेगा ना? बस सर कॉन्ट्रैक्ट बी क्योंकि ओवर टाइम में हम स्टेब्लिश कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट बी क्या है? ओवर टाइम है, तो हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट बी का बाकी कुछ कहानियां चेंज हो जाएंगी, और क्या होंगी कितनी चेंज होगी वो अभी हम देखने वाले हैं, है ना सर? आ जाए मेरे नौजवानों इधर आ, सही। अब कॉन्ट्रैक्ट बी में सर क्या हो रहा था? हमने कहा कि भैया हम रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और वो साथ में हमें कुछ पेमेंट भी मतलब जो है कर रहा है। अब हमने कहा ओवर टाइम का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता जो जो काम करता जाओ। कॉन्ट्रैक्ट भी क्यों ओवर टाइम था? तीनों में से तीसरी कंडीशन मीट हो रही थी। तो एक तो हमने कहा एंटिटी के किसी और अल्टरनेटिव यूज का नहीं था कुछ, और दूसरा हमने कहा कि पेमेंट का राइट हमारा था। अब हमने कहा वो है ओवर टाइम। ओवर टाइम वाले केस में हमने कहा उसने बता दिया आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे किस मेथड पे? इनपुट मेथड पे, सही है। मैंने जो आपको लिखवा भी दिया, अब सुनना सर, इसमें भी ईयर 0 पे पहली एंट्री तो सेम बनेगी। क्या बनेगी ईयर 0 पे पहली एंट्री? बैंक डेबिट, सूदी इदारा डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट। कितने से? 10,000, है ना सर? अब सर ईयर 1 पे मैं आया मुस्कुराया, मैंने कहा ईयर 1 पे भी 50,000 मिल गए, पहले उसकी एंट्री बना लेता हूं। बैंक डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, सही है सर। कितने से? 50,000, सही है सर। अब मैं आ रहा हूं यहाँ पे एक छोटी सी वर्किंग और कर रहा हूं, ये पेपर में आपको करना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने की खातिर मेरा बच्चा कर रहा हूं। टोटल ईयर 1 और ईयर 2 हमने कहा टोटल रेवेन्यू कितना था? 1 लाख का, ऐसा ही है। अब हमने कहा मैचिंग प्रिंसिपल का तकाजा है जितने परसेंट से कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे उतने परसेंट से रेवेन्यू। हमने कहा भैया कॉस्ट के हिसाब से परसेंटेज निकालें स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो कॉस्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आ गई? 43.75%। कॉस्ट कितने से रिकॉर्ड करनी है? 43.75। याद रखना एक ही मेथड यूज होगा दोनों के लिए, कॉस्ट के लिए भी और रेवेन्यू भी। ऐसा नहीं कॉस्ट तुम किसी और तरीके से कर लो इनपुट से और रेवेन्यू आउटपुट से, नहीं, एक ही मेथड, वन फॉर ऑल। 43.75 43.75%। सर
रेवेन्यू का 43 हमने कहा ये आ गया 43,750। अब हमने कहा सर ईयर 1 में जब हम इतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे लाख में से 43,750, तो बचा कितना 56,250। ये कब रिकॉग्नाइज करेंगे ईयर 2 में। कॉस्ट पे आए, टोटल कॉस्ट कितनी थी 80,000, उसमें से 35,000 हम ईयर 1 में करेंगे तो ईयर 2 में कितनी हो गई 45,000। अब आप टोटल करेंगे ना सर, इसका प्रॉफिट निकालने 8750, इसका प्रॉफिट आ गया 11,250। तो हमने कहा दोनों ये प्रॉफिट अभी भी कितना बन रहा है, लेकिन अब ये 2 सालों में क्या हो गया स्प्रेड। अब इसकी एंट्रीज बनाएंगे, इधर देख लेना। ईयर 1 में एंट्री बनेगी, पैसे एडवांस में मिल गए थे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 10 और 50 की आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करेंगे, रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे, कितने से 43। क्लियर है। और दूसरी तरफ एंट्री क्या बनाएंगे कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ सर्विस, कॉस्ट ऑफ सर सर्विस रखेंगे, सही है, या कॉस्ट ऑफ सेल्स कह लें, सही है। गुड्स सोल्ड एक अजीब पहचान का अपार्टमेंट पूरा देने, बट हमने कहा सर्विस कह लें या कॉस्ट ऑफ सेल्स कह लें। अब हमने कहा डेबिट सूद इदारा कितने से 35,000। मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के अकाउंट में कितने पैसे बचे हुए 50 प्लस 10 60, 43,750 गए तो 16,250 बचे हुए हैं, सही है। अब आगे है हम आए ईयर 2 में, भाई हमने कहा बाकी जो परसेंटेज थी वो ईयर 2 में आ गई, सही है। 56,250 इसका एंट्री बनेगी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। रेवेन्यू कितने से होगा 56,250, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो बची हुई थी 60 माइनस 43 16,250, और 40,000 से क्या खड़ा हो जाएगा रिसीवेबल। हाँ मानते हो इस बात को, यस सर। फिर आगे बढ़े, हमने कहा दूसरे साल की कॉस्ट रिकॉर्ड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सर्विस डेबिट या कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और बैंक क्रेडिट, कितने से। तो सर ये हमने कर ली ये वाली एग्जाम्पल, ठीक है सर। इस एग्जाम्पल में एंट्रीज मुश्किल नहीं थी, था पकड़ना पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम, इसीलिए लास्ट डे डिवीजन लिखवाया है कि आपको आखिरी दिन ये सवाल देख के एक आइडिया हो जाएगा। कॉपी करने कोई सवाल है तो मेरा बच्चा पूछ सकते हैं, बाकी लोग भी कॉपी कर। एक बच्चे का सवाल है कि अगर कॉस्ट ऑफ सेल से पहले सर अगर हम जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट करें और फिर हम जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिल्कुल सही है दोनों काम, बट मैंने कहा ना सर अब आप क्या हो गए बड़े, कोशिश करें पेपर में वो काम करें। हाँ अगर आपको लगता है आप गलती कर देंगे तो आप लंबे तरीके से करें, वरना शॉर्ट तरीका सर एवरेज बच्चे का पर्चा रुकता है, छोड़ एग्जामिनर नहीं छोड़ेगा। फिर रिपीट करा, मेरा अब तक का जो FFR का तजुर्बा है उसमें एग्जामिनर आपको टेस्ट जो है ना पिछले अटेम्प्ट में भी पेपर बहुत आसान था, बट वो उसके पास कॉन्सेप्ट पूछने के लिए इतने हैं ना, इतने कि वो पेपर में मुश्किल नहीं करता, कॉन्सेप्ट पूछ लेता है कभी कुछ तो बच्चे के पास सारा रिवीजन ही नहीं होता। अच्छी चीज ये है कि इसका पेपर है सुबह में और पहला है, तो आपके लिए बहुत बड़ी आसानी की बात है, और ये आपके नहीं हमारे टाइम से पहला पेपर होता था इसका, तो आपके लिए आसानी की बात है कि आप इसको इंशाल्लाह आखिरी के 2-3 दिन अगर अच्छे से दे तो आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं। सवाल नंबर 26, IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल कौन सी है 15। सर याद रखें कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के रेफरेंस स्टैंडर्ड क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि सर इस स्टैंडर्ड के अंदर एग्जांपल्स ही एग्जांपल्स है, सही है सर। तो हमने कहा वो सारी हमें कवर करनी है। ऑन 1 जनवरी 2018 द एंटिटी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर गवर्नमेंट एजेंसी, सरकारी इदारे के साथ किया, टू बिल्ड अ स्पेशलाइज्ड सैटेलाइट एट अ प्राइस ऑफ ₹5 million। Estimated cost is ₹3.7 million, thereof ₹2.5 million in 18 and ₹1.2 million in
19, 18 में 2.5 और 19 में 1.2 एंटिटी बिल्ड सैटेलाइट फॉर वेरियस कस्टमर्स सच एज गवर्नमेंट एंड कमर्शियल इदारे। भैया तो इलॉन मस्क की एग्जांपल दे रहा है कि कमर्शियल के लिए भी बनाते हैं। द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच सैटेलाइट differs substantially on the basis of each customer needs and the type of technology that is incorporated into the satellite। सही है जी, मतलब अलग अलग होती है। Although the contract does not preclude the entity from directing the completed satellite to another customer। Contract के हिसाब से आपने कहा आप आगे किसी और को भी दे सकते हैं। The entity would incur significant cost to revamp the design and function of the satellite to direct the asset to another customer। किसकी तरफ इशारा है? Over। सही है। Consequently, the asset has no alternative use to the entity because the customer specific design of the satellite limits the entity's practical ability to readily direct the satellite to another customer. Further, the entity has enforceable rights for all the contractual price if government defaults on the contract before its completion। सही है सर। हमने कहा कि अगर कंप्लीशन से जो है पहले, सर इसमें कुछ हमें इसने पेमेंट टर्म्स के बारे में बताया है? नो सर नहीं बताया है। तो कहीं हमें लग रहा है आखिरी लाइन को पढ़ के कि कंप्लीशन के बाद ही गवर्नमेंट पेमेंट करेगी? यस सर, कह रहा है एंटिटी का एनफोर्सेबल राइट है फॉर ऑल द कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस इफ गवर्नमेंट डिफॉल्ट्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इट्स। तो इसका मतलब है सरकार कंप्लीट होने से पहले डिफॉल्ट पेमेंट। अब मुझे बताना मेथड इसमें कौन सा होगा, उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा। अब मुझे तुम सब बताओगे सर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट में पहले साल के एंड पे रिसीवेबल रिकॉर्ड कर सकता हूँ? यस सर। या मैं रिसीवेबल रिकॉर्ड करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट एसेट का वर्ड रिकॉर्ड करूं यूज करूंगा रिसीवेबल? पेमेंट कंटिंजेंट क्या कंप्लीशन के ऊपर है तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट होगा? हाँ सर, अगर पेमेंट कंप्लीशन के ऊपर कंटिंजेंट है, सही है, कंडीशनल है, तो हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ये मेरी अजम्पशन है स्टैंडर्ड। कुछ हमारे दोस्त इसको रिसीवेबल भी कहते हैं कि भाई रिसीवेबल ही रिकॉर्ड करेंगे। देखो हर एक की अपनी अपनी राय है। अब तक आईकेप ने कोई इस किस्म की चीज नहीं दी देता तो हमें बता देंगे सर देखें राय अलग अलग होने से कोई भी गलत नहीं हो सकता, हर एक की अपनी है ना। हमने कहा मजहब में भी डिफरेंट चीजों के अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, सही है। हमें सबको मुसलमान समझना चाहिए सिवाय कादियानी के, सही है। हमने कहा सबको कलमा पढ़ते मुसलमान समझना चाहिए सिवाय कादियानी के। और हाँ बेशक किसी से आप किसी चीज में डिफर करते हैं, डिफर करें, लेकिन इखलाकी अकदार से ना गिरें। और आप छोटी छोटी चीजें, नमाज पढ़ने का तरीका ये वो। अब नमाज पढ़ने का तरीका मुझे एक वाकया याद आ गया, सुना दो छोटा सा। एक दफा ना एक डिफेंस का मम्मी डैडी बच्चा, भाई डिफेंस में भी एक नहीं बर्गर मम्मी डैडी होता है, एक नॉर्मल बच्चा होता है क्लिफ्टन डिफेंस में। नॉर्मल बच्चा अलग है, मम्मी डैडी बच्चा। मम्मी डैडी बच्चे की खासियत, उसकी क्या थी खासियत? नहीं, नमाजें माशाल्लाह पढ़ता था, घर में पढ़ता था। जुम्मे को मस्जिद जाना है वो भी घर के पास ना, उसकी दुनिया यही थी, बाकी जो सच्ची थी। तो एक दफा वो मेरे साथ कहीं हम लोग जा रहे थे ना, रास्ते में मैंने उसको कहा यार चला जा नमाज पढ़ लेते हैं। बोलते यार घर पे पढ़ लेंगे ना। मैंने कहा नहीं भाई मगरिब की नमाज। मैंने कहा यार पढ़ लेते हैं रास्ते में, क्या मसला है। हम मस्जिद में रुक गए नमाज पढ़ने, जमात से मगरिब की नमाज थी। इत्तेफाक से मस्जिद थी हमारे अहले हदीस भाइयों की। मस्जिद किसकी थी? अहले हदीस भाइयों की। अब हम नमाज में खड़े हुए, सही है, पहली नमाज शुरू हुई। और एक तो वो थोड़ा सा हाथ ऊपर लगते हैं, वो भी तरीका अलाउड है उसके हिसाब से, वो अपनी जगह। बट वो सोचे मम्मी डैडी बच्चा जिसने हमेशा एक नॉर्मल मस्जिद में ही नमाज पढ़ी है, सही है। अब इमाम साहब वहां पर होता क्या है, जब इमाम साहब कहते हैं बोला जुआलीन, तो पूरी मस्जिद जोर, लोग कहते हैं जोर से कहते हैं आमीन। सबने जोर से बोला आमीन, वो भाई पीछे भाग गया। अब मेरी हंसी निकल गई। मैं भी उसके पीछे गया, मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोलता है भाई ये इतनी जोर से सबने बोला ना आमीन, तब अभी कोई अल्लाह अकबर बोलेगा और धमाका है। फिर मैंने उसको बोला भाई आजा, ये अहले हदीस भाई है, इनका ये तरीका होता है आमीन बोलने का। उस बेचारे ने कभी पढ़ी नहीं थी अहले, जिसको पता ही नहीं था क्या होता है। सबने बोला आमीन और वो समझा अभी अल्लाह अकबर की आवाज आएगी और धमाका है। आ जाए सर। फिर मैं बोला वो पूरी नमाज मुझे दोहरानी पड़ी। क्यों भाई? वो
उसको मैं ले तो आया, बाद में मेरी हंसी न रुके। चले सर, तो हमने कहा आ जाए। अब अगला जो सवाल है सर, ये भी हमने कहा ओवर टाइम का। क्यों ओवर टाइम का? इसमें भी तीसरी बात फुलफिल हो रही है। क्यों? हमने कहा कि पहली चीज स्पेसिफाइड ऐसे, मतलब वो है हमारा, हमने कह दिया कि किसी और को दे नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज हमने कहा कि सर जितना काम हम कर रहे हैं उसकी पेमेंट का राइट हमारे पास है। सही है सर, अगर गवर्नमेंट, तो हमने कहा ये ओवर टाइम की कंडीशन मीट हुई। आए, अब अगर ये ओवर टाइम की कंडीशन मीट हुई तो अब हम आएंगे और ये सवाल करेंगे 26। सर कुछ इसने हमें बताया है कि इनपुट मेथड है आउटपुट मेथड है, बताया नहीं बताया? बताओ सर। जरूरी नहीं हर सवाल में आपको बताया इनपुट आउटपुट, बाद में आपको अज्यूम करना है। आप मुझे बताएं इसमें इनपुट मेथड कॉस्ट के अलावा आप कोई और मेथड लगा सकते हैं? सवाल में लगा ही नहीं सकते, है ना सर। तो अब आए सर, कोई भी पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस आइडेंटिफाइड नहीं है। हमने कहा सबसे पहले हम करेंगे स्टेज ऑफ कंप्लीशन। क्या करने जा रहे हैं हम? स्टेज ऑफ कंप्लीशन। आ जाए, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। इधर देख लिया सब। कॉस्ट टू डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। अब मुझे बताएं कॉस्ट टू डेट कितनी है भाई? पहले साल ईयर 1 की मैं अगर आपको बताऊं, टोटल उसने कहा कितने की कॉस्ट लगानी है? 37 की। अब तक कितने की लगा दी है? तो हमने कहा इंटू 100, कितने परसेंट आ गया पहले साल? 7.6%। ऐसा ही है सर, हम वर्किंग कर लेते हैं वही जो अभी हमने की थी, ताकि एंट्रीज हमारे लिए फिर आसान हो जाए। हमने कहा टोटल 2 साल चल रहा है, पहला साल 2018, दूसरा साल 2019, ईयर 1 यहाँ पर 2018। टोटल रेवेन्यू कितना है भाई? 5 मिलियन। मानते हो? यस सर। टोटल कॉस्ट कितनी है? 3.7। तो आपने कहा ये हो गया 1.3 मिलियन। पहले साल आपने कहा कितना? 67.6%। बता दो मुझे कितना हुआ? 33800000। और ये जो 25 ना, हमने कहा ये कितना हो गया? 880000। 2019 में आए 16-20 डिफरेंस, 5 और 3 16-20 और चले सर 2031 दिसंबर 2018। 2018 के एंड में क्या एंट्री बनाऊंगा मैं? रिसीवेबल के लिए। रिसीवेबल नहीं, क्योंकि मैंने क्यों रिसीवेबल नहीं करूंगा? तो हमने कहा एंट्री बनेगी कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट कितने से? कितने से? 338000। 338000। सही है सर। और दूसरी तरफ क्या एंट्री बनेगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 2.5 मिलियन। और हमने कहा सर 31 दिसंबर 19, सेम प्रोसेस। हमने कहा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एसेट करूंगा, इसको रिसीवेबल कर सकता हूं। चले बाद में हम एक साथ, हमने कहा शाहजेन की ख्वाहिश पे हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितने से डेबिट? 16-20 और रेवेन्यू 16-20। फिर हमने कहा एक और एंट्री बना देते हैं सिर्फ शाहजेन की ख्वाहिश पे।
क्या बनाएंगे? रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितने से? और दूसरी तरफ हम रिकॉर्ड कर लेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और बैंक कितने से? 1200। तो सर एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आया? लास्ट वाली लाइन सर देखिए, कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट वाली लाइन में कह रहा है कि हमने इसमें एक चीज इन्फर की, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल जिसमें मैं कहा एंटिटी हैज इन्फोर्सेबल राइट फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट इफ गवर्नमेंट डिफॉल्ट्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इट्स। तो हमने कहा इस लाइन से लग रहा है कि कंप्लीशन से पहले कोई पेमेंट नहीं होगी। सही है सर? किसने अगर गवर्नमेंट डिफॉल्ट होती है तो अब तक की जितनी भी है एंटिटी के पास उसका राइट है। तो इसका मतलब अपेरेंटली ये लग रहा है कंप्लीशन से पहले कोई पेमेंट नहीं होगी। तो हमने कहा अगर इसका लर्निंग आउटकम भी लिखवा रहा हूं, कंडीशनल है आपकी पेमेंट कंप्लीशन के ऊपर, तो आप कॉन्ट्रैक्ट एसेट बनाएंगे। सही है सर? लिख ले लर्निंग आउटकम के तौर पे इस सवाल का। इफ पेमेंट इज कंडीशनल अपॉन कंप्लीशन, if payment is conditional upon completion, then make contract asset, and not receivable, अगर पेमेंट कंडीशनल है किसके ऊपर? कंप्लीशन के ऊपर, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एसेट बनाना है, रिसीवेबल नहीं बनाना है। सही है सर? क्या हम क्लियर हैं? पक्की बात है? तो कह दें सीसी। डिमांड नहीं ना, हम बेशक डिमांड ना, रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट देखो, पेमेंट की बेस पे कभी भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होता। पेमेंट उसने कहा मैं आपको एंड में ही करूंगा, हमने कहा ठीक है, लेकिन अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं तो जितना भी काम हो गया आप उसकी मुझसे पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है सर? तो अब क्वेश्चन नंबर, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आप कोशिश कीजिएगा। मुझे पता है आप शायद खुद से इसको अभी इस काबिल ना हो कि आप इसको अभी खुद से कर सकें, लेकिन मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 44 आई के पास पेपर समर 2018। ये अगर आप खुद से कर सकें, मुश्किल है कर पाए, लेकिन हिम्मत करने में क्या है ना, अपने आप को असेस करने में क्या है, तो जरूर करिएगा। सर आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं, हम मिलेंगे इंशाल्लाह कब? जुमेरात को। कब मिलेंगे? जुमेरात को। अपना ख्याल रखिएगा। एक दफा क्विकली रिवाइज करा दूं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन ओवर टाइम होती है। पॉइंट ओवर टाइम के लिए 3 बातें जरूरी होती है। पहली बात, साइमल्टेनियसली बेनिफिट मिले। उसका इशारा क्या होता है कि अगर आज आप चले भी जाते हैं तो एंटिटी को आपका किया हुआ काम किसी और से ना कराना पड़े, जैसे एफएफआर की एग्जांपल है। दूसरा मैंने कहा कंट्रोल करते हो आप, क्या करते हो? एसेट को केनेस प्रोग्रामिंग करवा रही है अपने लैपटॉप में। तीसरा मैंने कहा, जो पर हमने 2 एग्जांपल्स भी देखी कि एसेट आप एंटिटी के किसी और यूज का ना हो, और दूसरा उसमें क्या डाला मैंने, आपका अब तक जो काम हो चुका है उसकी पेमेंट का हक हो। फिर हम आगे बढ़े और हमने कहा कि सर ओवर टाइम देखा, पॉइंट इन टाइम पे डेफिनेट होती है, फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर हो रही है, टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, सही एक्सेप्ट कर लिया। ये सब केसेस हमने देखे और फिर हमने 2 सवाल किए और हमने आखिरी सवाल में ये भी सीख लिया कि भैया अगर 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 कंडीशनल होगी पेमेंट अपॉन कंप्लीशन तो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड करना है। किसी का कोई सवाल हो तो मेरा बच्चा पूछ सकता है, नहीं तो जा सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह जुमेरात को। अल्लाह हाफिज।